गुड मॉर्निंग। और सुबह के 4 बजे हैं और जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बीपीएससी 70 का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। और ये अपने आप में बहुत अजीब चीज़ है, मेरे लिए भी बहुत अजीब है, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई छात्र लड़ेंगे ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि छात्र जो है वो थक जाएंगे, हार जाएंगे और हाई कोर्ट तक ही रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। और हाई कोर्ट में जब एक बार फैसला आ गया उसी पे सारा मामला टिका रहेगा। लेकिन मुझे भी, और मुझे क्या, लगभग सभी लोगों को मालूम है कि बीपीएससी 70 हो या इससे पहले के जो भी बीपीएससी होते रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जो बिल्कुल बेदाग रहा हो। अभी इससे पहले एक रिव्यू किया था मैंने बीपीएससी 64 वाला, जिसमें कि ऐसे बहुत सारे कॉपीज़ मेरे पास आई थी, क्योंकि मैं उसमें खुद भी मैं एक अभ्यर्थी रहा था, जिसमें कि जितने मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ उतने ही मार्क्स काटे गए थे। जिससे कई मेरे बहुत अच्छे, जैसे 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ और मुख्य कॉपी पे जो कुल मिला के जो कट किए गए 2 नंबर ही कट किए गए। 8 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ और 8 नंबर ही कट किए गए। कई सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो एकदम कट ऑफ के जितने मार्क्स थे उतने कट ऑफ मार्क्स पे अभ्यर्थी थे, लेकिन फिर भी उनको जो है मौका नहीं मिला। उसका अपना सिस्टम होता है कि भाई पहले मुख्य परीक्षा के सब्जेक्ट्स को देखते हैं, फिर इसके बाद मुख्य सब परीक्षा के मार्क्स को देखते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह करके उनका कैलकुलेशन होता है बीपीएससी का। अब बात करते हैं बीपीएससी 70 का। तो बीपीएससी 70 जो है ना, वो शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई थी। सबसे पहले तो जो भी धांधलेबाजी होती है उस धांधलेबाजी में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो कोचिंग संस्थानों का होता है। सभी कोचिंग संस्थानों का नहीं, लेकिन कुछ कोचिंग संस्थानों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जिस समय मैं भी कोचिंग संस्थान चला रहा था, मिथिला इंटीग्रेटेड पब्लिक सर्विस एकेडमी, ऑफलाइन क्लासेस, तो वहाँ पर भी मेरे पास लोग आते थे, मतलब एजेंट आते थे कि मार्च में आप बच्चा को दीजिए, बिहार पुलिस का वैकेंसी है, हम करवा देंगे। ठीक है, कई सारे ऐसे लोग थे जो बड़े पॉलिटिकल पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे, और उनके साथ लड़ाई भी एक बार हमारी हो गई थी, क्योंकि वो मेरे ही ऑफिस जो बोर्डिंग रोड पटना में है वहाँ बैठ करके वो धन का लेन देन करना चाहते थे। और उस समय मैं किसी काम से जयपुर दौरे पे था, तो जयपुर घूमने गया हुआ था। दौरा करें इतना तो अभी नहीं हुआ है सिस्टम अपना, इतने बड़े आदमी तो हुए नहीं हैं। तो जयपुर में कुछ काम से गया हुआ था, तो मेरा जो स्टाफ था वहीं पर, उसने मुझे कॉल किया कि फलाने बाबू आए हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं। बोला ठीक है, तो उनको चाय वाय पिलाओ। बोला नहीं, वो ना यहाँ पर मुझे बोलते हैं तुम आप बाहर जाइए, यहाँ पे हम लोग पैसा वैसा का कुछ काम करेंगे। किसी से पैसा लेने के लिए वहाँ वो आए हुए थे। तो ये सब जो है मामला मैंने खुद ही देखा हुआ था। तो जो कोचिंग संस्थान है वो भी कोचिंग संस्थान चलाते थे, जो अभी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और नौकरी का हिसाब किताब वाला वो काम करके बोलते थे 20 करोड़ कमाएंगे, 25 करोड़ कमाएंगे। बहुत कमाया भी, लेकिन जो भी है अब उससे हमारा कोई नाता नहीं है। अब मैंने उसी दिन स्टाफ को बोला उनको जो है बिना इज्जत दिए ऑफिस से बाहर निकाल दो। तो उसको बिना इज्जत दिए हुए ऑफिस से बाहर निकाला गया। उस दिन के बाद से वो हमारे कट्टर दुश्मन रहे बहुत दिनों तक। एक आध बार मिले भी तो, लेकिन दुआ सलाम उनसे नहीं हुआ, करना भी नहीं है मुझे। तो कोचिंग संस्थान जो है उनके पास बल्क में चूँकि छात्र होते हैं, इसलिए उनके पास हर तरीके के जो दलाल हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ संपर्क कर लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं। तो बीपीएससी 70 में जो सबसे बुरा हुआ, जो सबसे वर्स्ट जो हो सकता था, वो हो सकता था कि सबसे पहले ही कोचिंग संस्थानों को बुला करके उनके साथ बीपीएससी के ऊपर में चर्चा की गई। ये तो बड़ा अनहोनी था। अरे जो अभ्यर्थी को ढूंढिए जिसने लगातार 10 बार 12 बार पीटी मेंस वगैरह निकाला हो और उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ हो, उन लोगों को बैठाइए, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। और डेटा तो आपके पास है, डेटा तो बहुत अच्छे तरीके से है। उनको जो कि मेंस में कई बार असफल हो चुके हैं, इंटरव्यू दे करके असफल हुए हैं, उनको कोई क्लर्क का भी जॉब दीजिए अपने यहाँ, ये अच्छा है, ये ज़्यादा बढ़िया है। तो खैर इसके ऊपर में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, फिलहाल इसके ऊपर में अलग वीडियो बन जाएगा। तो सबसे बुरा हुआ कि वो जो कोचिंग संस्थान जो टेंटेड है, हमेशा से दोषी रहे हैं, और कुछ लोग हैं कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि 1000 करोड़ का लेन देन हुआ, कोई प्रूफ नहीं है वगैरह वगैरह, और बहुत सारा चीज़ है। उनके ऊपर में थोड़ा सा नकेल लगाइए, इतना इरेस्पॉन्सिबल लोगों को दूर रखिए। सबसे बुरा हुआ। दूसरा जो बुरा हुआ कि बापू सभागार जहाँ एग्ज़ाम होने वाला था, उस एग्ज़ाम को जो है कोचिंग संस्थानों को दे दिए गए,
और उन कोचिंग संस्थानों में से 2 कोचिंग संस्थान के 1 से 24 और 1 से 22 प्रश्न, दोनों 22 और 24 प्रश्न आए, यानी 4 2 6 2 2 4 46 प्रश्न अगर किसी को पहले से मालूम है, एग्जामिनेशन के पहले से पता है, तो वो उसके लिए पीटी क्रैक करना, खास करके जब नेगेटिव मार्किंग का इशू हो, तो बहुत अनहोनी नहीं है। तो ये एक तरीके से 46 क्वेश्चन जो थे, जो स्तरहीन क्वेश्चन थे, उसको पहले आउट कर दिया गया था कुछ कोचिंग संस्थानों के बच्चों के लिए, यानी एग्ज़ाम हुआ नहीं उससे पहले कुछ पेपर आउट है। क्योंकि सीना ठोक के लोग बोल रहे थे अपनी क्लासेस में, मैंने अच्छे से इंक्वायरी की है, खूब अच्छे से पता किया है, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि एकदम ठोक के सीना बोल रहे थे कि मेरे सेट से ही प्रश्न आएगा, मेरे सेट से ही प्रश्न आएगा। उस समय जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे, उनका स्टेटमेंट आ चुका था कि पेपर का लेवल यूपीएससी लेवल का होगा, होना भी चाहिए था यूपीएससी लेवल का, क्योंकि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अधिकारी होते हैं वो आईएएस के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो उतना माइंड गैप नहीं होना चाहिए कि ग्रुप डी का बच्चा क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंस में चूँकि वो अपने हिसाब किताब बैठता है तो वहाँ भी वो क्वालिफाई कर गया, इंटरव्यू में भी हो गया, और जब वो सर्विस में आया तो आईएएस की डांट खा रहा है, यूपीएससी से आए होंगे अधिकारी वो उसको हड़काते रहेंगे, तो वो भी बिल्कुल बेकार लगता है। लेकिन ये क्या है कि पूरा एक बिहार का जो सिस्टम है उसी को कोलैप्स कर देने का, देखिए जिस तरह से काम हो रहा है, उस तरह से प्लान्ड हो या नन प्लान्ड हो, नन प्लानिंग है तो अच्छम अधिकारी है, अगर प्लान्ड है तो आप समझ ही सकते हैं क्या खेल है। तो ये जो 46 क्वेश्चन थे वो वहाँ से सेट से आ गए, ये बड़ा बेतुका था। प्लस जो बापू सभागार है जहाँ से मेन समस्या शुरू होती है, उसको प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को दे देना कि आप एग्ज़ाम करा लीजिए, ये भी अपने आप में बड़ा हदप्रद करा देने वाला मामला था कि आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, मतलब हद है। कोचिंग सवालों से अध्यक्ष को मिलना ही नहीं चाहिए था, जैसे उनसे दुआ सलाम भी नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा चीज़, क्या बापू सभागार को नहीं देना चाहिए था, फिर उनके सेट से नहीं आने चाहिए थे। इसके अलावा बापू सभागार में जब हंगामा हुआ उसके इमीडिएट बाद ही पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो पेपर था वो पब्लिक डोमेन में आ गया था। पब्लिक डोमेन में एक बार पेपर आ जाता है तो जितने महिला अभ्यर्थी होते हैं, खास करके जिनका होम सेंटर होता है, और चूँकि 50,000 रुपये भी मिलता है ना उसमें पीटी क्वालिफाई करने को लेकर के, तो सबकी अपनी साठगांठ होती है, सबकी जो है अपनी बढ़िया साठगांठ होती है, बहुत अनहोनी नहीं है। एक बार मुझे याद है कि मेरा जो है एक बार सेंटर पड़ गया था समस्तीपुर में ही, बाई चांस पड़ गया था, होम सेंटर पड़ गया था बीपीएससी में, और गर्ल्स हाई स्कूल में सेंटर पड़ गया था। तो जैमर वैमर ये वो दिस दैट वगैरह का उस समय उतना झंझट होता नहीं था। जहाँ मेरा सेंटर था मैंने खिड़की खोली, बगल में जो एक भैया हैं उनका घर था, तो उन्होंने खिड़की से ही मुझे देख लिया, बोला क्या है ना, चाय वाय भिजवा दें इधर से। तो मैंने बोला नहीं रहने दीजिए, मुझे पेपर देना है। बोला पेपर यहाँ बैठ के दे रहे हैं? बोला हाँ, ये संयोग से मेरा यही सेंटर पड़ गया है। तो बाहर बड़े तामझाम था, लेकिन जो गर्ल्स हाई स्कूल है समस्तीपुर जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था, खिड़की से जस्ट बाहर उनका जांच से घर और उनका घर सारा था। तो चाय वाय सब उधर से चाय बिस्किट उन्होंने भेजने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन मैं चाहता था उनको पेपर दे देता, और पेपर अगर स्तरहीन होता जैसा कि बीपीएससी 70 में था, तो कोई भी आदमी आधे घंटे में गूगल से या एआई का यूज़ करके उस पेपर को सॉल्व कर लेगा। आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, ओपन एआई, चैट जीपीटी, दुनिया भर के टूल्स हैं। एक बार प्रश्न पत्र को अपलोड कीजिए और आपके 10 मिनट के भीतर में ही उसका सारा का सॉल्यूशन वो करके दे देगा। पेपर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी जो टूल है उसको नहीं सॉल्व कर पाए। ये क्या पेपर बना रहे हैं, कैसा पेपर बना रहे हैं। आप पेपर बनाने वाली टीम में मुझे रख सकते हैं, ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ। मैंने भी 3 भारत के जो प्रमुख साइंटिस्ट हैं उनके साथ अच्छा काम किया हुआ है। एक प्रमुख रिसर्च सेंटर में मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं इस मामले में मदद कर सकता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी इसके बाद भी देखिए, जो भी पेपर बना रहे हैं उसका क्या स्तर रख रहे हैं, उससे किस तरह के लोग सेलेक्ट होंगे। खैर, इतनी ज़्यादा विसंगति हो गई, कोचिंग वालों को बुलाना, उनके प्रश्न पत्र को देना, उनको लीज पे दे देना, बापू सभागार से बच्चों का बाहर चला जाना, और क्वेश्चन पेपर का सोशल मीडिया में आ जाना। तो इन सब कारणों से जो है बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी पीटी में सेलेक्ट हो गए जिनको वहाँ नहीं होना चाहिए था। और इसमें क्या लेन देन हुआ, क्या हिसाब किताब हुआ, ये तो लोग
अपने हिसाब से लोग बोल रहे हैं 1000 करोड़ का हुआ, 500 करोड़ का हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले ही आयोग को ही इस पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि उसकी साख का मामला है, ये उसके नाक का नहीं, उसकी साख का मामला है। और ये साख जो है ना, जैसे जैसे समय गुजर रहा है ये धूमिल होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से आज क्या फैसला आएगा इसके ऊपर में लोगों की नज़र होगी। वैसे भी जो छात्र हैं वो हर जगह से लगभग हतोत्साहित हो गए हैं, और जाहिर सी बात है कोचिंग संस्थानों से मेरे जैसे लोग बला की चिढ़ रखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को गलत जो गाइड करने का है, सभी कोचिंग संस्थान नहीं, कुछ कोचिंग संस्थान है, बच्चों को जो गलत गाइड करना है उसमें वो बहुत आगे रहते हैं। वो हम लोग की मजबूरियाँ रहीं, जॉब इशूज़ रहा, अपनी व्यस्तता रही, जिसके कारण खुद नहीं आए बच्चों को पढ़ाने। लेकिन अब मेरी ये पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी छात्र हैं, कहीं के भी छात्र हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, उनको पढ़ाना। फ़ीस का कोई इशू नहीं है, फ़ीस के रूप में पैसे तो नहीं लिए जाएंगे, फ़ीस के रूप में कुछ और चीज़, सफलता उनकी मैं मांगूंगा, और वो भी दूसरे को पढ़ाएं इस तरीके से, बिना दहेज का शादी करें, इस तरह का इशूज़ जो है वो मैं रखूँगा, वो मेरी फ़ीस होगी, पैसा नहीं, ताकि गरीब से गरीब बच्चा है वो पढ़ पाए, सही गाइड ले पाए और अच्छे से। हमने खूब पढ़ाई की है, बहुत अधिकारी हैं जो क्षेत्र में अभी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी जो है ना 5-7 स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं उनको अपने गाइडेंस में रखें, उनको पढ़ाएं। कोचिंग संस्थान जो हैं खास करके जो बहुत बड़े हो गए हैं, उनकी मोनोपोली को तोड़ देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि वो लोग, चूँकि बहुत पैसा होता है तो सारे माफिया लोग उन्हीं से संपर्क करते हैं, क्योंकि उनके पास 50, 100, 200 वगैरह है केसेस हैं। ऐसे भी लोग हैं, यूपी के कोचिंग का मेरे पास एक इशू आया है, जो बिहार का क्वेश्चन पेपर जो बिहार में लीक नहीं होता है वो यूपी में जाके लीक होता है। अभी मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, हो भी नहीं सकता है, कैसे होगा एविडेंस? मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूँ, मेरे पास जो खबर आती है उतनी ही खबर है, ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकता, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भाई आपके पास आपने कौन सा सोर्स है, कहाँ का सोर्स है। तो कई नज़दीकी लोग हैं जो बताते हैं, और इस बार बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन ऐसे लोगों का हुआ था जो नहीं योग्य थे, लेकिन वो सिलेक्ट हो गए थे। बिहार टीचर का ही इशूज़ मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर्स थे जिनको लिखना नहीं आता, जैसे कोई लैंग्वेज के टीचर हैं और लैंग्वेज में ही एप्लीकेशन लिखने में उनकी प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर मेरी पहले से भी गुजारिश थी, और आज भी ये चीज़ है, जो बीपीएससी इंटरव्यू तक गए हुए अभ्यर्थी हैं ना, उनको इस टीचिंग में बिना बीएड के भी दे देना चाहिए था कोई ना कोई पोस्ट, क्योंकि टीचर के काफ़ी पोस्ट अभी भी खाली हैं, और वो बाद में वो बीएड कर लेते। ये मेरी क्या थी, एक राय थी। अब राय कितनी सुनी जाएगी, आम आदमी की राय वैसे भी मायने नहीं रखती है। खैर, उम्मीद है कि जो भी होगा वो ठीक होगा, छात्रों के हित में होगा, और छात्रों ने जिस तरह से आंदोलन किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और दिल से मैं भी इस आंदोलन से ना चाहते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा। और जो रहमानसु सर हैं, उन्होंने जिस तरीके से छात्रों का साथ दिया है पूरे जर्नी में, ये भी काबिले तारीफ़ है। हम लोगों ने गांधी जी को नहीं देखा, बाकी लोगों को नहीं देखा, लेकिन रहमानसु सर की मन में एक जो है स्वाभाविक तौर पे जो है इज्जत हो जाती है। सभी कोचिंग संस्थान गलत हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ही जब ऑफ़र आया था बिहार पुलिस के लिए और बाकी दरोगा के लिए और बाकी के लिए, तो मैंने ही उसको नकार दिया था। और मैंने उस जो मिडिल मैन था, जो काफ़ी रसूखदार व्यक्ति था, गाड़ी वाड़ी से घूमना उमना दिस दैट वगैरह, उससे परमानेंट दुश्मनी कर ली थी। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे कि छात्र किसी भी दलदल में पड़े, क्योंकि व्यापम मत भूलिए, व्यापम में एक पिरामिड बना था इस तरह से। यहाँ पर क्या थे, विक्टिम थे, ऐसे लोग जिनसे पैसे लेके उनको जॉब दिए गए। यहाँ पे मिडिल मैन थे, और ऊपर में थे प्लानर, जो प्लानिंग करके जिन लोगों ने इन लोगों को फंसा करके जॉब दी थी। तो बाद में कौन शिकार कौन हो रहा है? ये लोग हैं, इन्हीं के ऊपर कोर्ट का शिकंजा है, इन्हीं के ऊपर में पुलिस की दबी से यही परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक भी जांच नहीं पहुँची, और यहाँ पर जो टॉप क्लास के जो लोग थे, बस उनके ऊपर कोई जांच आई ही नहीं, ना कुछ हुआ। तो ये हम देख रहे हैं। चलिए अपनी बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नज़र रहेगी, जो होगा वो बेस्ट होगा, अच्छा होगा।